से स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरएफ के एमसीक्यू को। इसके पहले 3 पार्ट के एमसीक्यू डिस्कस हो चुके हैं, जहां पे बीआरएफ का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे वो बनते हैं, इनसे रिलेटेड 3 पार्ट में एमसीक्यू अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 4 है, यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग इज पेएबल ऑन डिमांड। निम्नलिखित में से कौन सा मांग पर देय होता है। मांग पर देय होने का मतलब क्या है कि जब तक कि पक्षकार दूसरे पक्षकार के पास जाएगा नहीं, तब तक उसका पेमेंट नहीं रिसीव होगा। ये होता है चेक में। जैसे एक पर्सन है ए, इसने बी के नाम पर चेक लिख दिया है, तो जब तक कि वो बैंक के पास नहीं जाएगा तब तक इसको पेमेंट नहीं रिसीव होगी, इसलिए इसको मांग पर देय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द फॉलोइंग इज ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश होता है। जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें एक निश्चित राशि के भुगतान के लिए वो लिखा जाता है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें आदेश दिया जाता है, तो वो होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। एक पक्षकार ए है, ये बी के नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है और इनको ऑर्डर देता है कि या आप एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि सी तक पहुंचा दीजिएगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, ऑर्डर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच आर द फॉलोइंग मेकर प्रोमिसेस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता कुछ पैसे का भुगतान करने का वादा करता है। यहाँ भी पैसे का भुगतान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पक्षकार क्या कर रहा है, वादा कर रहा है कि हम आपको एक निश्चित तिथि पर निश्चित राशि भुगतान कर देंगे। तो ये होता है किसमें, प्रतिज्ञा पत्र में, यानी कि प्रॉमिसरी नोट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज डैश ऑफ ईयर। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम डैश वर्ष का है, तो ये है 1881 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज गिवन इन विच सेक्शन। पराक्रम पत्र की परिभाषा किस खंड में दी गई है, तो ये दिया गया है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, अ सेल हैज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी वेयर एज इन एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी इज टू पास एट सम फ्यूचर डेट। जो सेल होता है, जो विक्रय होता है, उसमें स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है, लेकिन जो एग्रीमेंट बनाया जाता है सेल करने का, उसमें स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भविष्य की तिथि पर होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ सेल मेक्स द बायर द ओनर ऑफ गुड बट एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट मेक द बायर द ओनर ऑफ गुड। सेल जो होता है वो क्या करता है, जो उसका बायर है, क्रेता है, उसको उसका मालिक बना देता है वस्तु का, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है, यानी कि जो ठहराव होता है, वो क्रेता को उसका मालिक नहीं बनाता है। तो पूछा है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर मीन्स। कैवेट एम्पटर का सिद्धांत क्या कहता है। ये कहता है कि जो बायर है, जो सामान को खरीदने वाला है, वो सामान की पूरी अच्छी तरीके से देख रेख कर ले, उसको अच्छे से देख ले, समझ ले, उसके बाद ही उसको ले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग। खरीदार को खरीदारी के सभी पहलुओं से सावधान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स व्हाट प्राइस शैल बी पेड बाय द बायर। जहां माल की बिक्री के अनुबंध के लिए पार्टियों द्वारा कीमत निर्धारित नहीं किया जाता है, तो खरीदार कौन सी कीमत का भुगतान करेगा। तो जैसे मान लीजिए एक पक्षकार ए है, कोई सामान 500 में खरीद रहा है, बी उसको बेच रहा है 500 में, तो यहाँ पे क्या है, कीमत पहले से निर्धारित है। अगर ऐसा हो जाए कि ये 500 पहले से डिसाइड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए पेमेंट किस हिसाब से करेगा, मार्केट में देखेगा कि उस वस्तु की कीमत कितनी है और एक उचित मूल्य को भुगतान करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। क्रेता विक्रेता को उचित मूल्य का भुगतान करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 निम्नलिखित से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। तो इसमें इन तीनों को डील किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके अंदर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट तीनों इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का उदाहरण क्या नहीं है। तो देखिए, प्रॉमिसरी नोट में लिखा रहता है, वहाँ पे एक स्वीकृति एक तरीके का रहता है और वादा किया जाता है कि हम आपको कुछ समय में उसका भुगतान कर देंगे। तो इन तीनों में से आपका ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला है कि ए है वो किसी दूसरे पक्षकार बी मान लेते हैं, बी का 1000 रुपये का बकाया है। तो ये क्या है, बस बताया जा रहा है, कोई स्टेटमेंट है, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। जहाँ पे ए अगर ये कहता कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि बी का मेरे पास 1000 उधार है और मैं इसका भुगतान कर दूंगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। ए में वो चीज़ दिया हुआ है और सी में भी दिया हुआ है, बी में बस एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए का रुपया बकाया है 1000 रुपये, तो ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र से संबंधित सही नहीं है। इट कंटेन्स अ कंडीशनल अंडरटेकिंग, इट कंटेन्स द अमाउंट मेंशन्ड ऑन इट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज़ साइंड बाय द मेकर। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चौथा जो पहला स्टेटमेंट है इट कंटेन्स अ कंडीशनल अंडरटेकिंग, तो इसमें एक सशर्त वादा नहीं होता है बिना शर्त के, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लिखेंगे वो विदाउट कंडीशन होता है, शर्त के रहित होता है। शर्त के साथ कभी भी कंडीशन लगा करके कोई भी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखा जाता है। तो वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड पूछ सकता है। सभी का फीचर पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर। क्वेश्चन नंबर 12 है सेक्शन 5 ऑफ NI एक्ट डील्स विद, जो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें धारा 5 किससे संबंधित है? वो संबंधित है बिल ऑफ एक्सचेंज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हैज़ बीन डिफाइंड अंडर। चेक का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किया गया है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड, बिल को अनादृत कब माना जाएगा? वेयर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, प्रस्तुति के उपरांत बिल का भुगतान नहीं किया गया है तो इसको भी डिसऑनर्ड बोला जाता है। वन ऑफ द सेवरल ड्रॉइज मेक डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बिंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द बिल, अगर कई लोग मिल करके किसी बिल को एक्सेप्ट करने वाले हैं और उसमें से कोई भी एक ड्रॉई यानी कि जिसको पेमेंट करना है वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो इसको भी हम लोग डिसऑनर कहेंगे। बाय नॉन एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, अगर आहारी उसे अस्वीकृत कर देता है तो उसे भी डिसऑनर कहते हैं। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंडोर्सेज इट इन अ मैनर दैट डज नॉट एनकर एनी लायबिलिटी एज एन एंडोर्सर, सच एंडोर्समेंट इज कॉल्ड। जहाँ किसी लिखत का धारक इसे इस तरीके से पृष्ठांकित करता है जिससे पृष्ठांकक के रूप में कोई दायित्व तो नहीं बनता है, तो ऐसे पृष्ठांकन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सैन रिकोर्स इंडोर्समेंट, समर्थन के बिना। जैसे इंडोर्समेंट मतलब क्या है कि कोई प्रपत्र है उसके ऊपर आपने साइन करके उसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोर्समेंट। अब जो साइन करता है वो कुछ लाइबिलिटीज़ लेता है, जब लाइबिलिटीज़ लेता है तो वो बाद में जैसे उसको रिकोर्स इंडोर्समेंट बोलते हैं, यानी कि समर्थन के साथ इंडोर्समेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो इस तरीके से साइन करके उसको ट्रांसफ़र करेगा कि उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैन रिकोर्स इंडोर्समेंट। आई होप समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज आर पेएबल इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, जब एक प्रपत्र या विनिमय बिल दे हो जिसमें भुगतान के लिए कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया, जब कोई भी टाइम नहीं दिया जाता है तो वो किस पे पेएबल होते हैं? डिमांड पर, वो मांग पर दे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड, बिल और चेक के निर्माता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ड्रॉअर, यानी कि आहर्ता, और जिसके नाम पर वो लिखा जाता है उसको आहरी बोला जाता है। जिसको पेमेंट रिसीव होता है उसे पेई बोला जाता है, और जो पेमेंट करता है चेक के माध्यम से उसको बैंकर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है द डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट हैज़ बिन डिफाइंड इन NI एक्ट। NI अधिनियम में प्रोमिसरी नोट को किस में परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 4 में। 4 में है प्रोमिसरी नोट, 5 में है बिल ऑफ एक्सचेंज, और 6 में चेक को बताया गया है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज कैवेट एम्पटर मीन्स? कैवेट एम्पटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी अवेयर कस्टमर, क्रेता सावधान रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ चेक, चेक के बारे में क्या सच नहीं है? इट में कंटेन अ कंडीशनल ऑर्डर, ये मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो अनकंडीशनल हमेशा रहेगा। जैसे उसमें कंडीशन की बात आई वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। अ चेक मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जो उसको बनाता है उसको वो हस्ताक्षर उस पर करेगा। द चेक मस्ट कंटेन द डेट, उस पर डेट लिखी होनी चाहिए। द अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन फिगर एंड वर्ड, राशि का विशेष रूप से अंकों और शब्दों में लिखा होना आवश्यक है। लेकिन इसमें कंडीशनल ऑर्डर नहीं होता है, अनकंडीशनल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु बिकम्स द पोजेसर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक धारक नियत समय में वह व्यक्ति होता है जो पत्र का स्वामी बन जाता है। बिफोर मैच्योरिटी, परिपक्वता से पहले। फॉर कंसिडरेशन, प्रतिफल के लिए। विदाउट एनी नोटिस एज टू डिफॉल्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर, अंतरणकर्ता के स्वामित्व
के दोष के बारे में कोई भी नोटिस किए बिना जब उसे वो स्वीकार कर लेता है तो उसे यथाविधिधारी या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन सा पर्सन होता है? जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है उसके पेमेंट के जस्ट पहले, यानी कि परिपक्वता से पहले, लेकिन ये फ्री में उसको नहीं मिलना चाहिए, वो कुछ उसके बदले में काम किया हो, यानी कि कंसिडरेशन के बदले होता है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है, फेथ के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम लोग कहते हैं इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? निम्नलिखित में से कौन सी बिक्री के अनुबंध में निहित शर्त नहीं है? कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, भार से मुक्त होने की जो शर्त होती है वो कोई भी तरीके का आश्वासन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर अदत्त विक्रेता कौन होता है? तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कीमत नहीं मिली है उसे हम लोग बोलते हैं अनपेड सेलर। जैसे अगर कोई सामान 1000 का है और उसको 999 रुपया मिल गया है, 1 रुपया बकाया है, तो उसे भी हम लोग अनपेड सेलर कहेंगे। तो कोई भी ऐसा पर्सन है, अ पर्सन हु हैज़ सोल्ड द गुड एंड नॉट येट रिसीव्ड द प्राइस, वह व्यक्ति जिसने माल तो बेच दिया है लेकिन उसे अभी पूरा भुगतान नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है कि उसे आंशिक भुगतान नहीं हुआ है, पूरा भुगतान नहीं हुआ है। ए और बी दोनों, तो दोनों होगा। आंशिक भुगतान न हुआ रहे, पूरा भुगतान न हुआ रहे, थोड़ा सा भुगतान हुआ रहे, कैसा भी हुआ रहे, जब तक कि उसको 100% जितना अमाउंट का है, 100 रुपये का है, तो पूरा का पूरा जब तक 100 रुपये नहीं मिल जाएगा वो अनपेड सेलर ही कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड? माल बिक्री अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से वस्तु किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी भी और ग्रोइंग क्रॉप्स ये दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। ऑक्शनेबल क्लेम हो गया, बुक डेप्ट हो गया, मनी हो गया, इन सबको मनी के अंदर गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गए, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट? निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? स्पेसिफिक गुड, अनअसर्टेन गुड और असर्टेन गुड। ये तीनों एग्जिस्टिंग गुड होते हैं, यानी कि ऐसा गुड जो वर्तमान समय में विक्रेता के पास है, लेकिन जो फ्यूचर गुड होता है वो भविष्य का माल है, वो अभी तक उसके पास नहीं है, इसीलिए क्या है, विषम है। बाकी सब एग्जिस्टिंग है, सिर्फ इसको एक को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन डिड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स? तो ये आया था 1 जुलाई को, 1 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 1930। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद द रिस्क प्राइमा फेसिया पासेज विद द प्रॉपर्टी? इसका मतलब ये होता है कि जैसे स्वामित्व का हस्तांतरण होगा वैसे ही रिस्क का भी, जो जोखिम होता है उसका भी हस्तांतरण हो जाएगा। पूछा है कि ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 26 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द गुड्स आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के बिक्री के समय होगा, बिक्री के अनुबंध के समय पहचाना गया सामान क्या होता है? उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक। हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज डिलीवरी मीन? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? तो जब एक व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी पूरी इच्छा के साथ दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है कोई सामान, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। ऑप्शन नंबर बी है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द सब्सिडियरी प्रोविजन फॉर द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मीन्स। माल की बिक्री के अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक प्रावधान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गारंटी। जब भी कोई हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो जो हमारा मेन पर्पस होता है, जिस उद्देश्य के लिए सामान खरीदने जाते हैं, उसका एक सहायक प्रावधान होता है, उसे हम लोग गारंटी बोलते हैं। जैसे फ्रिज खरीदने जाते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या है? पानी ठंडा हो जाए, कोल्ड ड्रिंक ठंडा हो जाए, आइसक्रीम ठंडी हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि वो हमको गारंटी दे, वारंटी दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो मेन पर्पस के लिए सहायक होगा उसको गारंटी बोलते हैं। लेकिन मेन पर्पस का सब्सिडियरी है, जब मुख्य उद्देश्य के लिए वो दूसरी तरीके से काम आता है तो उसको हम लोग आश्वासन बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।